सामाजिक क्षेत्रों से लेकर आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक और संविधान निर्माण तक जिन्होंने अपना योगदान दिया। राष्ट्रपति महोदय, सर, मैं ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा निश्चित की हुई संविधान की रूपरेखा को प्रस्तुत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस पर विचार किया जाए। यहाँ तक कि दलितों और आदिवासियों के मानव अधिकार जैसे पानी पीने, छुआछूत, जाति पात और ऊंच नीच से लेकर मंदिरों में प्रवेश करने तक जैसी सामाजिक कुरीतियों को मिटाने का कार्य जिन्होंने किया, जिन्होंने दलितों के हितों की रक्षा करने के लिए स्वतंत्र लेबर पार्टी को स्टैब्लिश किया। इसी के साथ इंडियन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एस्टैब्लिशमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज़ादी के बाद 1947 में जिन्हें देश के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। हालांकि 1951 में ही उन्होंने इस पोस्ट से रिजाइन कर दिया था, जिन्हें 1953 में डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। जिन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया। शूद्र कौन थे, जाति का विनाश, भारत में जाति प्रथा और रुपए की समस्या सहित अन्य प्रसिद्ध किताबें इन्होंने लिखी। जिन्होंने 1935 में यह घोषणा करी कि मैं हिंदू के रूप में पैदा जरूर हुआ हूँ, लेकिन हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ। हालांकि उन्होंने अपनी आत्मकथा में इसका उल्लेख किया है कि उनका जन्म कब हुआ था, यह वह नहीं जानते। वे कहते हैं कि उनके माता पिता ने इसे महत्वपूर्ण नहीं समझा, लेकिन जो बातें उनके बचपन में घटी थीं, उनसे पता चलता है कि उनका जन्म रात के 12 बजे हुआ था। इसी के साथ अपनी आत्मकथा में वे बताते हैं कि उनका सरनेम अंबेडकर नहीं था, उनका सही सरनेम आम्बेवडेकर था। इसके पीछे का कारण है कि उनके अंबेडकर नाम के एक ब्राह्मण शिक्षक थे। एक दिन गुरुजी ने अंबेडकर से कहा कि आम्बेवडेकर नाम का उच्चारण करना मुश्किल है, इसके बजाय अंबेडकर नाम अच्छा है, तुम अपने नाम में यही जोड़ लो। जिसके बाद स्कूल रजिस्टर में गुरुजी ने वही नाम रिकॉर्ड कर दिया। इसमें यह भी उल्लेख है कि अंबेडकर घर घर जाकर लकड़ियां काटा करते थे और माली का काम किया करते थे। उनकी मां की मृत्यु के बाद उनकी चाची ने उन्हें पाला। जब वे 12 साल के थे तो एक बार उन्होंने अपनी मौसी से जिद करी कि वे स्कूल नहीं जाएंगे। उन्होंने बोला कि चाची, आप मुझे स्कूल जाने के लिए कहती हैं, लेकिन इससे क्या होगा। उनकी चाची ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके पिता बोले कि द्रौड़ ब्राह्मण थे, फिर भी वे एक महान योद्धा बने। हम गरीब हैं, फिर तुम विद्वान क्यों नहीं हो सकते। उनके पिता की इस स्टेटमेंट का उन पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। उनके पिता रामजी मलोजी सकपाल सेना में सेवा किया करते थे, लेकिन इसी के साथ वे एक शिक्षक और काफ़ी धार्मिक भी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखी गई किताब वेटिंग फॉर अ वीज़ा के अनुसार उनका परिवार बॉम्बे प्रेसिडेंसी के रत्नागिरी जिले के दापोली तालुका से था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के शुरू होने से ही उनके पूर्वज कंपनी की सेना में सेवा किया करते थे। उनके पिता ने भी इस परंपरा का पालन करते हुए सेना में सेवा करी, एक अधिकारी पद तक पहुंचे और रिटायर होने पर सूबेदार थे। इसके बाद उनके पिता पूरे परिवार को दापोली ले गए, लेकिन कुछ कारणों से उनका मन बदल गया और वे सतारा चले गए, जहां वह 1904 तक रहे। भीमराव अंबेडकर का जन्म ऐसी कास्ट में हुआ था जिसे सबसे लोएस्ट माना जाता था। उनका जीवन काफ़ी संघर्षों से भरा रहा। इसी के साथ उन्हें काफ़ी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का सामना भी करना पड़ा, लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखने के साथ साथ दलितों और अस्पृश्यों की शिक्षा के लिए सारे इंस्टीट्यूशनल और सोशल बैरियर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इसी के साथ वह भारत के पहले कानून मंत्री बने और देश के संविधान को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने संविधान को एक आकार दिया जो दुनिया के सभी देशों में से सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है, जिसमें 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल में थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 448 हो गई है। भीमराव अंबेडकर शिक्षा को एक बेहद शक्तिशाली रूप में देखते थे। उनका कहना था कि दलितों के लिए शिक्षा मंदिरों में प्रवेश करने से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने शिक्षा पर बहुत जोर दिया, खासकर वहाँ जहाँ इसे महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता था और पारंपरिक रूप से अपनाया नहीं जाता था। उनका यह मानना था कि शिक्षा सामाजिक प्रथाओं को बदलने में मदद कर सकती है।
उन्होंने महाड़ के चावदार में जल सत्याग्रह के दौरान एक स्पीच में कहा था कि एक समय था जब यह क्षेत्र सेना के सूबेदारों से भरा हुआ था। इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन एक काम नहीं कर पाए, वह था अपने बच्चों को शिक्षित करना। अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो आज ये बच्चे कलेक्टर, तहसीलदार और मजिस्ट्रेट होते और अछूत समाज भी ऐसी स्थिति में न होता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूली शिक्षा महाराष्ट्र के सातारा में कर ही रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी मां भीमाबाई की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनकी चाची ने उनकी देखभाल करी। बाद में वे बॉम्बे शिफ्ट हो गए और वहां अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान उन्हें अनटचेबिलिटी का सामना करना पड़ा। लेकिन आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ जिसने उनको अनटचेबिलिटी के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया? वेटिंग फॉर अ वीज़ा किताब में यह साफ लिखा है कि कैसे उन्हें स्कूल में पानी के नल से पानी पीने की अनुमति नहीं थी और जब तक नल किसी टचेबल पर्सन द्वारा ना खोला जाए वे नल को छू भी नहीं सकते थे। एक इंसिडेंट का उल्लेख करते हुए इस किताब में वह बताते हैं कि वे जानते थे कि वे अनटचेबल हैं और अनटचेबल्स को डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, इसलिए स्कूल में वे अपनी क्लास के स्टूडेंट्स के बीच नहीं बैठ सकते थे। उन्होंने यह भी बताया कि स्कूल में उनके बैठने के लिए अलग अलग कारपेट हुआ करते थे। कोई भी स्कूल का सर्वेंट उस कारपेट को टच नहीं किया करता था। वे उस कारपेट को घर लेकर जाते थे और अगले दिन उन्हें वही कारपेट स्कूल वापस लाना होता था। इसी के साथ सतारा में भी कोई वॉशरमैन अनटचेबल्स के कपड़े नहीं धोते थे, उनकी बहनें खुद ही कपड़े धोया करती थीं। इन्हीं सब इंसिडेंट्स ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अनटचेबल्स के बारे में सोचने को मजबूर कर दिया। 1909 में उनकी स्कूली शिक्षा समाप्त हुई और 1912 में उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में बीए की डिग्री प्राप्त करी और कॉलेज में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के कारण 1913 में उन्हें बड़ौदा राज के महाराजा साईजीराव गायकवाड़ द्वारा कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एमए और पीएचडी करने के लिए स्कॉलरशिप दी गई। 1916 में उनकी मास्टर थीसिस का टाइटल था द एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी और उन्होंने द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन इंडिया, अ स्टडी इन द प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस पर अपनी पीएचडी थीसिस सबमिट की। 1917 में वे लंदन गए। स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करने के लिए रजिस्टर किया और लॉ की पढ़ाई करने के लिए ग्रेज इन में एडमिशन लिया। लेकिन 1917 में ही उन्हें वापस आने को कहा गया और वहां से वापस आने के लिए उन्हें स्कॉलरशिप के कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उन्हें बड़ौदा में नौकरी तो मिल गई, लेकिन उन्हें रहने के लिए घर नहीं मिला और लास्ट में वे पारसी धर्मशाला में पारसी बनकर रहे। उनका पारसी नाम था अदालजी सोराबजी। एक तरफ लोगों में यह बात फैल चुकी थी कि महाराजा एक शिक्षित महान युवक को बड़ौदा ले आए हैं, तो दूसरी तरफ लोगों को शक हो गया कि अंबेडकर पारसी धर्मशाला में छिपकर रह रहे हैं। और जब 15-20 पारसी हाथ में लाठियां लेकर आए और अंबेडकर से पूछा तुम कौन हो, तो उन्होंने जवाब दिया मैं हिंदू हूं। हालांकि इस जवाब से वे संतुष्ट नहीं हुए, जिसके बाद अंबेडकर ने उनसे 8 घंटे का समय मांगा। उन्होंने बहुत कोशिश करी, लेकिन उन्हें रहने की जगह कहीं नहीं मिली और अंत में वे अपनी नौकरी छोड़कर बॉम्बे चले गए। भीमराव अंबेडकर को पढ़ने का काफ़ी शौक था और शुरू से ही वो पढ़ने, बागवानी करने और कुत्ते पालने के काफ़ी शौकीन थे। ऐसा कहा जाता है कि उस ज़माने में उनके पास किताबों का बेहतरीन संग्रह हुआ करता था। बीबीसी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मशहूर किताब इनसाइड एशिया के लेखक जॉन गुटन ने लिखा है कि 1938 में जब राजगृह में अंबेडकर से मेरी मुलाकात हुई थी तो उनके पास 8000 किताबें थीं और उनकी मृत्यु के दिन तक ये संख्या बढ़कर 35,000 हो चुकी थी। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि वे 500 रुपये में लॉस ऑफ इंग्लैंड किताब खरीद कर लाए थे, जिसके उन्होंने 5 पार्ट किए। तो जब उनकी पत्नी ने उन्हें 6 बार खाने के लिए टोका, लेकिन अंबेडकर पढ़ने में मग्न थे, तब उनकी पत्नी उनसे कहती हैं कि क्या उस पन्नों पर लिखा है कि पति को अपनी पत्नी, बच्चों और गृहस्थी पर ध्यान देना चाहिए? इतना बताओ फिर भोजन करो। भीमराव अंबेडकर के निकट सहयोगी शकरानंद शास्त्री अपनी किताब माय एक्सपीरियंस एंड मेमोरीज ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर में लिखते हैं कि वो अपनी किताबें किसी को भी पढ़ने के लिए उधार नहीं देते थे
उनका कहना था कि अगर किसी को उनकी किताबें पढ़नी है तो उसे उनके पुस्तकालय में आकर पढ़ना चाहिए। इसी के साथ वे अपनी आत्मकथा में इस बात का भी उल्लेख करते हैं कि उन्हें मराठी, जर्मन, फ्रेंच, रशियन, गुजराती और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान था। कई वर्षों तक वे मूक नायक बहिष्कृत भारत जनता पाक्षिक के संपादक रहे और उन्होंने मराठी भाषा में काफ़ी लिखा। वे अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि उनकी पत्नी रमाबाई ने उनसे कहा कि आपको 450 रुपए की नौकरी मिल गई है तो आप आगे की पढ़ाई छोड़ दें और गृहस्थी पर ध्यान दें। इसके जवाब में अंबेडकर बोले कि यदि तुम मेरी पढ़ाई में बाधा डालोगी तो मैं दूसरी शादी कर लूँगा। तुम जैसी अनपढ़ महिला को शिक्षा का महत्व कैसे पता चलेगा। हालांकि इस बात को उन्होंने और उनकी पत्नी ने मजाक में लिया। अपनी आत्मकथा में भीमराव अंबेडकर ने धर्म को लेकर भी काफी चर्चा करी है। वे कहते हैं कि जिस धर्म की शिक्षा मनुष्यों को पशु प्रवृत्ति से दूर नहीं करती वह धर्म व्यर्थ है। उनका कहना था कि उन पुराण पुरुषों की जीवनियों को पुराणों में पढ़ने की क्या आवश्यकता है जिनमें शूद्रों और अस्पृश्यों को नजरअंदाज किया जा रहा हो। उनका यह मानना था कि भक्ति का मार्ग राष्ट्र के लिए खतरनाक है क्योंकि भक्ति के मार्ग से मनुष्य शक्ति पूजक और मूर्ति पूजक बन जाता है। भीमराव अंबेडकर ने दलितों, अस्पृश्यों और महिलाओं के अधिकार के लिए काफ़ी संघर्ष किया, जैसे महार सत्याग्रह करना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इन सब की परेशानियों को सामने रखना और कई हद तक वे इसमें सफल भी हुए, जिसका उल्लेख उन्होंने अपनी आत्मकथा में भी किया है। वे समाज में एक अच्छा सुधार चाहते थे और इसी पर वे अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि जब तक पुराना रास्ता चलता रहेगा कोई भी नए रास्ते से नहीं जाएगा। हर समय पुराना रास्ता सोना नहीं होता। इस रट से चिपके रहने से कोई नया सुधार नहीं होगा।